हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मत दिखाने इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो जहांदार शाह होते हैं, क्या होते हैं जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में बात करेंगे। उन्होंने पहले भाग में आपको बताया गया जहांदार शाह ने कैसे अपने शासन को कह सकते हैं साम्राज्य पे अधिकार करते हैं, किसने उनका सहयोग करते हैं और उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाते हैं, इन सब के बारे में हमने बात किया था। अब उसके अगला भाग लेकर उपस्थित हूँ। उन्होंने आखिर उनकी जो नीतियां होती है किस कदर सफल होती हैं, कितनी असफल होती हैं, उन असफल होने के बाद क्या परिणाम आता है, ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज की क्लास में हम लोग उपस्थित हुए हैं। देखिए, कल की क्लास की अगर बात की जाए तो कल हमने क्या पढ़ा था। उन्होंने अपने जहांदार ने अपने शासनकाल में वजीर पद पर किसको नियुक्त करते हैं। देखिए, वजीर पद पर नियुक्त करते हैं उन्होंने जुल्फिकार खां को उन्होंने अपने शासनकाल में नियुक्त करते हैं। अगर साम्राज्य में बात की जाए तो साम्राज्य में किन पे आश्रित हो गए। अगर इनकी आश्रित की बात की जाए तो जो जहांदार शाह थे आश्रित थे, ये आपकी कल की क्लास में बताई गई थी। आश्रित थे ये लाल कुंवर नामक वैश्य पर। क्या होते हैं? लाल कुंवर नामक वैश्य पर आश्रित होता है। जब आश्रित होते हैं इसी के साथ साथ इनका होता है शासनकाल में हस्तक्षेप। क्या होता है? शासनकाल में हस्तक्षेप होता है। जब शासनकाल में हस्तक्षेप होता है और इसके अलावा इनके शासनकाल में क्या होता है, जब इनका हस्तक्षेप होता है दरबार में, जो दरबार होता है, दरबार में नाच गाने का अड्डा बन गया। क्या होता है? नाच गाने का अड्डा बन गया। क्या होता है? नाच गाने का अड्डा बन गया। इसी के साथ साथ अगला बिंदु आपको बताया गया था, इन्होंने जजिये कर को समाप्त करते हैं। क्या होता है अगला बिंदु? लिखिएगा, जजिये कर समाप्त करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको अगला बिंदु बताया गया था। क्या होता है? अगला बिंदु बताया गया था जो मालवा का क्षेत्र होता है। क्या होता है? मालवा क्षेत्र का सूबेदार किसको नियुक्त करते हैं? इसको नियुक्त करते हैं राजा जयसिंह को ये नियुक्त करते हैं। और जो दूसरे शासक होते हैं गुजरात का सूबेदार किसको नियुक्त करते हैं? गुजरात के सूबेदार नियुक्त करते हैं ये अजीत सिंह को। कौन है? अजीत सिंह को नियुक्त करते हैं। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया है कौन कौन से थे। इनके शासनकाल में वजीर पद पे कौन थे? जुल्फिकार थे। उसके बाद इन्होंने जो लाल कुंवर नामक वैश्य थी उस पर आश्रित हो गए। आश्रित होने के साथ साथ इनके शासनकाल में उसका हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। हस्तक्षेप के कारण जो भी साम्राज्य में नीतियां बनती थी उसमें हस्तक्षेप होने की वजह से भी नीतियां प्रभावित होती थी। प्रभावित होने के कारण साम्राज्य में उचित ढंग से कार्यगर नहीं होती थी। यही कार्य होता है कि उनके जो नीतियां होती है विफल होने का कारण भी होती है कहीं ना कहीं। और उनका जो दरबार होता है, जब राजा ही कह सकते हैं वैश्याओं पे आश्रित हो गया, या कह सकते हैं साम्राज्य को कोई मतलब नहीं रह गया, राजा को कोई मतलब नहीं रह गया, राजा खुद ही वैश्याओं पे आश्रित हो गया, तो वह साम्राज्य किस तरह से संचालन होगा, वहाँ के जो मंत्री होंगे या अन्य अधिकारी होंगे किस तरीके से होंगे। इस वजह से उनके शासनकाल में या उनके दरबार में हर समय नाच गाने का माहौल बना रहता था। ये कारण होता है उनके पतंग में। और उसके बाद उन्होंने जो हिंदू धर्म से जजिये कर लिया जाता था उसका समापन करते हैं। जजिये कर के बाद उनको जो गुजरात क्षेत्र का या कह सकते हैं गुजरात का क्षेत्र होता है, वहाँ के शासक या सूबेदार किसको नियुक्त करते हैं? गुजरात के सूबेदार नियुक्त करते हैं राजा अजीत सिंह को। और जो मालवा क्षेत्र होता है, मालवा क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त करते हैं राजा जयसिंह को। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था। यही नीतियां क्या होती है, जब इनकी नीतियां इनके जो विफल होती हैं, विफल होने की वजह से लोग इनको क्या कहते हैं? लोग इनको लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या होता है? इन्हीं के शासनकाल में कह सकते हैं जो जहांदार शाह होते हैं, जहांदार के शाह को उनकी नीतियां के विफलता के कारण ही इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या होता है? इनको देखिए लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख कहा जाता है। इनको लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है? इनकी जो नीतियां थी, नीतियों की समझ अविकसित एवं असफल एवं साम्राज्य से कोई मतलब नहीं। क्या होता है? इनको लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहने का अगर किसी भी व्यक्ति को आप कुछ कह रहे हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा। इनको लंपट मूर्ख किसी वजह से कहा जाता था। पहली बात तो ये
एक जो लाल कुंवर नामक वैश्य होती है उस पर आश्रित होती है। आश्रित होने के साथ साथ उनके साम्राज्य में जो जहांदार साहब होते हैं उनके साम्राज्य में क्या संचालन चल रहा है, कौन सी नीतियां कहाँ तक साबित हो रही हैं, और उनके जो मंत्री होते हैं या जो उनके अन्य अधिकारी होते हैं किस तरह से अपने कार्यान्वयन कर रहे हैं, अपने कार्य को किस तरह से कार्यान्वयन कर रहे हैं, ये उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार किस स्तर तक था, जो अन्य पाखंडवाद था किस स्तर तक था, इन सभी को इनसे कोई भी मतलब ना था। और उनकी नीतियां जो होती थी अक्सर अधिकांशतः नीतियां उनकी विफल होती थी। इसी वजह से इनको लंपट मूर्ख के रूप में इतिहास में याद किया जाता है। क्या है? लंपट मूर्ख के रूप में इतिहास में याद किया जाता था। अब वही आपसे क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं कि जैसे उत्तरकालीन मुगल बादशाह या मुगल शासक, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो इतिहासकार या इतिहास में उन्हें लंपट मूर्ख के रूप में याद किया जाता था? वह होते हैं जहांदार शाह। अगर आपसे पूछ ले कि वह कौन सा शासक होता है जिनको साहेब बेखबर कहा जाता था? क्या कहा जाता था? साहेब बेखबर कहा जाता था। वह कौन से शासक थे? वे शासक होते हैं बहादुर शाह प्रथम होते हैं। साहेब बेखबर पूछा जाए तो बहादुर शाह प्रथम, अगर लंपट मूर्ख पूछा जाए तो ये होते हैं जहांदार शाह होते हैं। लंपट मूर्ख के रूप में इतिहास में इनको लंपट मूर्ख के रूप में याद किया जाता है। अब इसी के साथ साथ आपको बताया गया था जैसे जब औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब बहादुर शाह प्रथम शासक होते हैं, शासक बनने से पहले ही इनके शासनकाल में क्या होता है, मुगल काल का जो पतन होना प्रारंभ होता है उन्हीं के शासनकाल में पहले ही गुटबंदी एक जैसी प्रथा प्रारंभ हो गई थी। क्या होती है? गुटबंदी बनना प्रारंभ हो गई थी। क्योंकि औरंगजेब के समय के कह सकते हैं, औरंगजेब जो थे उनके शासनकाल में या उनके मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई भी शासक कह सकते हैं, ऐसा कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ जिन्होंने मुगल साम्राज्य को अपने स्थापित करने में या स्थापित जो था मुगल साम्राज्य जो स्थापित था उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करे। जबकि जितने भी शासक पैदा होते हैं, जितने भी शासक होते हैं सभी अयोग्य होते हैं, या कह सकते हैं उनको कूटनीति के बारे में असमझ होती है, सैन्य गुणों से निपुण नहीं होते हैं, और ना ही उनको कह सकते हैं ऐसा कोई भी वजीर मिलता है जो उस साम्राज्य को या सेनापति, ऐसा कोई महत्वपूर्ण सेनापति नहीं मिलता है जो मुगल साम्राज्य को आगे तक बढ़ा सके। जबकि जो भी शासक मिलते हैं, जो भी वजीर मिलते हैं, वह सभी के सभी विलासीपूर्ण शासक जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। यही कारण होता है कि जो मुगल काल होता है धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो जाता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो उनकी राजस्व व्यवस्था होती, राजस्व व्यवस्था कहीं ना कहीं ढीली पड़ती जा रही थी, छूट होता जा रहा था। इस तरह उनके साम्राज्य में जो आर्थिक कह सकते राजस्व था, राजस्व में भी कमी आएगी। जब राजस्व में कमी आएगी, जो सैनिक होंगे, सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है सैनिक विद्रोह करेंगे। या सैनिक अपने अलग राज्य में या कह सकते हैं अलग क्षेत्र में गमन करेंगे। यही सब कारण होता है मुगल काल के पतन के कारण में। अगले बिंदु के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब आपको गुटबंदी के बारे में बात की गई तो इन्हीं के जहांदार के शासनकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण गुटबंद होता था जो हिंदुस्तानी गुटबंद कहलाता था। क्या होता था? हिंदुस्तानी गुटबंद कहलाता था। हिंदुस्तानी गुटबंद में कौन कौन से लोग थे इनके बारे में बात करेंगे। अगर इनके बारे में बात करें तो सबसे हसन अली क्या थे? जो गुटबंद की बात की जाए हसन अली या अब्दुल्ला खां कहा जाता है। हसन अली को जो थे उनको अब्दुल्ला खां भी कहा जाता था। और जो दूसरे होते थे हुसैन अली। क्या होते हैं? एक तो हसन अली होते थे, दूसरे हुसैन अली होते थे। वे दो ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तानी जो गुट बनता था, हिंदुस्तानी गुट जो हुआ था, इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक होते या जहांदार के शासनकाल में जो गुटबंदी प्रथा थी या जो गुटबंदी बनाई जा रही थी उसमें ये दो महत्वपूर्ण गुट या कह सकते हैं दो महत्वपूर्ण सैनिक होते थे। देखिए, अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। अगला बिंदु हमारा होता है कि इनके दरबार में जैसे क्या होता है, दरबार में पहले ही शक्तिशाली गुटों का बनना प्रारंभ हो गया था। इनके शासनकाल में जो जहांदार शाह होते हैं, जहांदार के शाह के शासनकाल में जो दरबारी जो शक्तिशाली गुट कह सकते हैं, शक्तिशाली जो गुट होता है वो होता है हिंदुस्तानी दल। क्या होता है? लिखिएगा, अगला बिंदु लिखिएगा। इनके शासनकाल में दरबारियों में क्या होता है? दरबारियों में सबसे शक्तिशाली हिंदुस्तानी दल और हिंदुस्तानी दल की बात की जाए तो इसमें कौन से दो लोग थे? अगर इन दोनों दलों में बात की जाती, जो हिंदुस्तानी दल था जो सबसे उस समय शक्तिशाली दल था इनके शासनकाल में, उस दल का नेतृत्व कर रहे थे हसन अली। क्या थे? हसन अली या इन्हीं को कहा जाता था, या लिखिएगा अब्दुल्ला खां। क्या होता है? इन्हीं को अब्दुल्ला खां भी कहा जाता है या हुसैन अली थे। कौन थे? हुसैन अली। देखिए, जब इनके दरबार में यही जो शक्तिशाली कह सकते हैं शक्तिशाली गुट होता था, जाहिर सी बात है अगर जो व्यक्ति कह सकते हैं या जो गुट शक्तिशाली होगा उसमें शक्तिशाली शासक ही कह सकते हैं शक्तिशाली गुट ही शासक बना सकता था। और यही कार्य होता है जो जहांदार शाह होते हैं
जहांदार शाह के जो भाई होते हैं अजीम उन शान कौन होते हैं, अजीम उस शान जो थे क्या होते हैं, अजीम उस शान जो अजीम उस शान थे इनके भाई थे। इनके भाई के जो पुत्र होते हैं क्या होते हैं, इनके जो भाई के पुत्र होते हैं फर्रुखसियर क्या होता है, इनके भाई के जो पुत्र होते हैं फर्रुखसियर ने इनका सहयोग प्राप्त करते हैं। किसका, जो सबसे शक्तिशाली दल होता है हिंदुस्तानी दल होता है उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। सहयोग प्राप्त करने के पश्चात जो जहांदार शाह होते हैं जहांदार शाह की हत्या कर देते हैं या उनको चुनौती देके उनकी हत्या कर देते हैं और उन्हें आगरा के पास इनकी हत्या की जाती। क्या होता है, जो जहांदार शाह होते हैं जहांदार के दूसरे जो भाई होते हैं अजीम उस शान होते हैं क्या होते हैं, अजीम उस शान होते हैं। अजीम उस शान के जो पुत्र होते हैं फर्रुखसियर होते हैं। फर्रुखसियर ने जो जहांदार शाह होते हैं जहांदार शाह को आगरा के पास चुनौती देते हैं। चुनौती देने के पश्चात इनकी हत्या कर देते हैं या उनका कत्ल कर दिया जाता है। इस प्रकार जहांदार शाह का शासनकाल का अंत होता है और अगले जो शासक होते हैं वो होते हैं फर्रुखसियर। यहाँ पे लिखेगा, अगला बिंदु लिखेगा, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा इनके सहयोग के, यहाँ पे लिखेगा इनके सहयोग से क्या होता है, इनके सहयोग से अजीम उस शान के पुत्र अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने आगरा के समीप चुनौती देकर हत्या कर देते हैं। इस प्रकार देखेंगे तो जो जहांगीर होते हैं, इस प्रकार देखेंगे तो जो जहांदार शाह होते हैं क्या होता है, जहांदार शाह के शासनकाल का अंत होता है और अगले जो शासक बनते हैं फर्रुखसियर होते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे फर्रुखसियर के शासनकाल की बात करेंगे। सबसे पहले कब से कब तक इनका शासनकाल होता है, इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीतियां अपनाते हैं, क्या इनकी नीतियां किस वजह से असफल होती हैं या कौन सी नीतियां सफल होती हैं, इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन से कार्य करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कल के सेशन में इन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। एक बार हम लोग जहांदार शाह के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जहांदार शाह के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हमको याद रखना है या परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। देखिए सबसे पहले अगर शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है 1712 से लेकर 1713 ईस्वी के बीच होता है और इनका शासक या कह सकते हैं सम्राट बनने में या शासक बनने में या राजा बनने में जो सहयोग करते हैं ईरानी दल के जो नेता होते हैं जुल्फिकार खां होते हैं, इनका सहयोग करते हैं। सहयोग करने के क्रम में उनको वजीर पद पर नियुक्त किया जाता है और जहांदार शाह जो होते हैं एक लाल कुंवर नामक वैश्य पर आश्रित हो जाते हैं, पूर्णतः आश्रित हो जाते हैं। जब उसके ऊपर आश्रित होने की वजह से वह महिला या कह सकते हैं वह वैश्य शासनकाल में अपना हस्तक्षेप या कह सकते हैं शासनकाल में हस्तक्षेप करने लगी। जब उनका शासनकाल में हस्तक्षेप होने लगा, जो दरबारी होते हैं या जो उनके नीतिकार होते हैं या सलाहकार होते हैं उनके नीतियों पे काफी इनका हस्तक्षेप होने की वजह से शासन संचालन सही से चल नहीं पा रहा था और इनके जो जहांदार शाह होते हैं जहांदार के शासनकाल में दरबार में हर समय नाच गाने का माहौल होने लगा। इसके पश्चात उन्होंने जजिए कर जो होते हैं जहांदार शाह होते हैं जजिए कर का समापन करते हैं और उनकी नीतियों के असफल होने के कारण या असफल की दर को देखते हुए उनको साम्राज्य में या कह सकते हैं इतिहास में लंपट मूर्ख के रूप में याद किया जाता है। क्या होता है, लंपट मूर्ख के रूप में याद किया जाता है। और मालवा का जो सूबेदार होता है किसको नियुक्त करते हैं, मालवा क्षेत्र का सूबेदार इन्होंने राजा जयसिंह को नियुक्त करते हैं और जो गुजरात का क्षेत्र होता है उनको अजीत सिंह को नियुक्त करते हैं। और इसके बाद उसके बाद जो पुनः के थे उनके दरबार में आपको बताया गया था जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके पहले जब मरने से पहले ही उनके शासन दरबार में गुटबंदी प्रारंभ हो गई थी। गुटबंदी प्रारंभ में जो गुट क्या होता है, जो गुट जितना मजबूत होता था वही उस शासक बनने में दूसरा शासक को नियुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करता था या महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। जैसे जब बहादुर शाह के प्रथम की मृत्यु होती है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उस समय की बात की जाए तो जो ईरानी दल होता था, क्या होता है, ईरानी दल होता था, उस समय शक्तिशाली दल होता था, उनके सहयोग से जहांदार शासक बनते हैं। जबकि जहांदार के शासनकाल में क्या होता है, जहांदार के शासनकाल में जो हिंदुस्तानी दल होता है, क्या होता है, हिंदुस्तानी दल होता था, वह शक्तिशाली दल होता था। उनके सहयोग से जो अजीम उस शान के पुत्र थे फर्रुखसियर थे, फर्रुखसियर का सहयोग करते हैं। जो हिंदुस्तानी दल होता है फर्रुखसियर का सहयोग करते हैं। फर्रुखसियर का जब सहयोग करते हैं उन्होंने अगले जो होता है अगले शासक बनते हैं, फर्रुखसियर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जब सहयोग होता है, शक्तिशाली जो दल होते हैं, उन्होंने जो जहांदार शाह होते हैं, जहांदार शाह के सामने आगरा में टक्कर होती है दोनों के, जो फर्रुखसियर होते हैं और जहांदार शाह होते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध में जो होते हैं जहांदार शाह होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और अगला शासक होते हैं फर्रुखसियर नियुक्त किए जाते हैं या फर्रुखसियर बनते हैं।
खरूखसियत की कार्यकाल की बात कीजिए तो 1713 से लेकर 19 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।